आर एन आर आर टाइप का, यानी कि 1 डिग्री अमाइन हो सकता, 2 डिग्री अमाइन हो सकता है और 3 डिग्री अमाइन। बना लीजिए सर, मतलब तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, हर बार तीनों में इसकी कोई गारंटी नहीं। आर का मतलब कार्बन चेन है, एल्किल ग्रुप है, यानी कि कम से कम एक कार्बन का एल्किल तो होना ही चाहिए। जितने भी एमाइंस हैं, अगर हम उनके जनरल फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूला है CnH2n+3n। बना लीजिए, CnH2n+3n। बात करते हैं फर्स्ट होमोलोग की, यानी पहले मेंबर की। होमोलोग का मतलब सीरीज का मेंबर। फर्स्ट होमोलोग की अगर बात करें तो क्या n बराबर 1 रखा जाए इस जनरल फॉर्मूले में? जैसे ही आप n बराबर 1 रखेंगे, यहां से हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आएगा CH5n, और CH5n से SF मतलब बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो अगर बात की जाए, SF जो है, पहला वाला मॉलिक्यूल जो बनेगा वो CH3NH2 बने, यानी यहां से केवल और केवल किसकी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं? 1 डिग्री अमाइन की। और जाहिर सी बात है बेटा, क्योंकि अपने पास एक ही कार्बन है, तो हम यहां पर 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन फॉर्म नहीं कर सकते। इसको बना लीजिए, फिर सेकेंड होमोलोग के लिए बनाइए। सेकेंड होमोलोग के लिए जब बनाएंगे तो n बराबर 2 रख देंगे इसके अंदर। जैसे ही आप n बराबर 2 रखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा सर? C2। और यहां n बराबर 2 रखते ही 4 और 3 7, यानी C2H7n आएगा बेटा। ठीक बात। अब अपने पास कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन। तो अगर हम यहां से स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें, क्या क्या बना सकते हैं? पहला, 2 कार्बन को एक चेन मान लें, तो यहां NH2 लगा सकते हैं, इसका मतलब 1 डिग्री अमाइन बनेगा। और दूसरा, नाइट्रोजन के दोनों तरफ एल्किल मान लें, यानी CH3, तो 2 डिग्री अमाइन। इसका मतलब सेकेंड होमोलोग में दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 1 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री है, ओ सॉरी 2 डिग्री है। क्लियर है मामला? तो पेपर में ये पूछ सकता है कि एमाइंस के जो होमोलोग हैं, इसमें कौन सा वाला होमोलोग ऐसा है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एमाइन बन। तो आपको याद होना चाहिए फिर क्या लेना पड़ेगा? सेकेंड। अच्छा एक बात सुनना, थोड़ा कॉमन सेंस भी, जब हम n बराबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर उसने बोला है 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों मिले, तो 2 डिग्री के लिए 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए अपने, तो n बराबर 2 ही रखना पड़ेगा तभी बने। अब इसमें बेटा एक और बना लेना है अपने, थर्ड होमोलो। थर्ड होमोलो, तीसरा होमोलोग जब बनाएंगे, यानी कि तीसरा मेंबर, तो n बराबर 3 रखेंगे, और n बराबर 3 रखने पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आएगा C3
और 3 रखेंगे तो H9N आएगा बेटा। ठीक बात। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बनाएं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में पहला बनेगा, पहला क्या बनेगा, अब हम सारी पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं। क्या हम 3 कार्बन की चेन स्ट्रेट बना दें और NH2 लगा दें 1 डिग्री एमाइन। दूसरा, ये NH2 बीच में भी तो लग सकता है, कॉमा लगाकर अगर मैं एक और बनाऊं, जरा देखना क्या इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं। बिल्कुल है बेटा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कौन से वाले हैं, 1 डिग्री है। अच्छा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणु सूत्र है, आप 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन को यूज करते हुए कितने एमाइंस का फॉर्मेशन अलग अलग स्ट्रक्चर से कर सकते। ठीक बात है। तो 1 डिग्री एमाइन कितने बने, 2 बने। आइए, 3 कार्बन है तो डरने घबराने की जरूरत नहीं, 2 डिग्री एमाइन भी बन सकता है। हम एक तरफ 2 कार्बन रखें और एक तरफ 1 कार्बन, तो अगर हम ये करते हैं तो हमारे सामने NH आएगा, यानी कौन सा एमाइन बनेगा, 2 डिग्री है। ऐसे ही बेटा 3 कार्बन अगर है, क्या तीनों तरफ एक एक कार्बन रख दिया जाए। एक एक कार्बन का अगर हम एल्किल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अब हमको N नजर आएगा, और N अगर नजर आएगा तो 3 डिग्री है। तो इसका मतलब कल को अगर आपसे पूछा जाए कि एमाइंस का कौन सा होमोलोग ऐसा है जिसमें हर डिग्री का एमाइन पॉसिबल है, तो हमारा आंसर क्या होगा उस टाइम पर, थर्ड होमोलोग। क्लियर है मामला। और वो कॉमन सेंस है कि 3 कार्बन तो कम से कम होने चाहिए, तभी आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन बना पाए। ठीक है ना, इतना काम कर लीजिए। अब यार, जब यहां तक हम लोगों ने 11 पढ़ लिए, एक बार सारे देख जाओ और फिर एक सवाल लिख लेते हैं। अब जैसे तुमने इतना पढ़ा तो 11 हम लोगों ने पढ़ रखे। दिमाग में एक बात ये आएगी कि इन्हीं में से कोई पूछ लेगा कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो, लेकिन पूछने वाला इतनी आसानी से भी नहीं पूछे। उसका रीजन ये है कि आपको एक बात बहुत क्लियर कट पता होनी चाहिए कि किसी भी होमोलोगस सीरीज के, किसी भी होमोलोगस सीरीज के जनरल फॉर्मूले में जो हम लोगों ने याद किया है, जनरल फॉर्मूले में CH2 कितनी भी बार, ऐसे ही लिखना, कितनी भी बार सब्सट्रैक्ट किया जाए यानी घटाया जाए
या ऐड किया जाए, या ऐड किया जाए, यानी जोड़ा जाए। CH2 कितनी भी बार सब्सट्रैक्ट किया जाए या ऐड किया जाए, कितनी भी बार जनरल फॉर्मूले में आप CH2 जोड़ दो या हटा दो, उसकी जो प्रॉपर्टी है उस होमोलोगस सीरीज की, वो प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता। यानी अगर वो एल्केन है तो वो एल्केन ही रहेगा, अगर वो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है तो वो एल्कीन ही रहेगा। क्लियर है मामला? बना लीजिए, क्योंकि एन तो एक नंबर है ना, वो तो हम कोई भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये चक्कर क्या है, तुमने तो एक जनरल फॉर्मूला हमको याद करा दिया और अब तुम ये कह रहे हो कि कितनी बार भी जोड़ा या घटाया जाए। तो जो तुमने याद किया है वो तो सबको याद है, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा, बड़ा बेसिक सवाल होता है कि आप किसी भी जनरल फॉर्मूले में CH2 ग्रुप को कितनी भी बार जोड़ें या कितनी भी बार घटाएं, उससे उसकी प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है मामला? एक क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is incorrect general formula is incorrect general formula for alkane homologous series, for alkane homologous series। एल्केन की होमोलोगस सीरीज के लिए कौन सा जनरल फॉर्मूला इनकरेक्ट? ये क्वेश्चन है सर। पहला ऑप्शन आपको दिया है जो हम सबको पता है, CnH2n+2। दूसरा है Cn+1H2n+4। तीसरा है Cn-1H2n। और चौथा है Cn-1H2n+2। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और जोड़ घटाना आना चाहिए। आइए सर, क्या हमारा जनरल फॉर्मूला जो बिल्कुल सही वाला है तो ये है सर, तो 100% करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एल्केन का यही होता है। अब अगर मैं इससे इस जनरल फॉर्मूले में जाता हूं तो क्या इसका मतलब एक कार्बन मुझे ज्यादा दिख रहा है और दो हाइड्रोजन ज्यादा मिल रहे हैं? इसका मतलब है क्या ऐड है? CH2 ऐड है। इसका मतलब CH2 अगर ऐड है तो ये फॉर्मूला भी सही है, गलत वाला ढूंढना है। इधर आते हैं सर, इससे इसमें आते हैं। अगर देखें तो एक कार्बन कम है और दो हाइड्रोजन कम है, यानी कि एक बार क्या घटाया गया है? CH2। तो CH2 को कितनी भी बार जोड़ा या घटाया जाए उसकी प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये भी क्या है
ठीक बात है। लेकिन अगर हम इस लास्ट वाले की बात करें तो क्या यहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि एक कार्बन को घटाया गया है? बोलो बेटा, कार्बन को नहीं घटाना है, CH2 को घटाया या जोड़ा जा सकता है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ, कि हमें इनकरेक्ट फॉर्मूला चाहिए। ठीक बात है। तो अगर इस तरीके से सवाल आए तो ध्यान रखना, और सवाल करने का तरीका ये कि आपको ऑप्शन के पीछे टिक करना है कि सही है कि गलत है, जिससे आप अपना फाइनल आंसर आराम से निकाल। तो इन टिक से परेशान मत होइएगा, ये गलत फॉर्मूला है तो गलत वाला ही ढूंढना। क्या हो गया बता, क्या नहीं समझ में? हाँ तो लिखना नहीं है ना। अब बेटा ये बताओ, ये n है, ये n+1 है, तो क्या एक कार्बन ज्यादा है? और ये 2n+2 है, ये 2n+4 है, दो हाइड्रोजन ज्यादा है, तो क्या CH2 ऐड करेंगे तब ये बनेगा? तो CH2 कितनी भी बार जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आ जाओ बेटा, क्या ये बताओ n से n-1 है, यानी एक कार्बन कम हो गया। 2n+2 से 2n है, यानी दो हाइड्रोजन कम हो गए, तो CH2 को घटाया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लास्ट वाले में अगर बात करें तो क्या केवल एक कार्बन कम है, हाइड्रोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब है कि हमारे आंसर में कौन सा वाला गलत है। ठीक बात है। तो मेरे हिसाब से आप आराम से काम कर सकते हैं। अब सर, एक सिंपल सा नियम है किसी भी पढ़ाई का, होमोलोगस सीरीज की एक अपनी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि जो उसके मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से CH2 ग्रुप के अंतर पे होते हैं। यानी कि अगर किसी का पहला होमोलोग लिखा है तो हम उसका सेकंड होमोलोग अगर लिखना है तो CH2 ऐड कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। यही पढ़ के हम लोग आए हैं। इस बिहाफ पर वो सवाल में कुछ भी पूछ सकता है, और क्योंकि 1.5 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है तो इसका मतलब है कि कितने लाखों फंक्शनल ग्रुप भी होंगे, और लाखों फंक्शनल ग्रुप होंगे तो लाखों होमोलोगस सीरीज बन जाएंगे। तो इसका मतलब हम उन सारी सीरीज को पढ़ पाए ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन हम अगर इस बेसिक बात पे रहते हैं कि किसी भी होमोलोगस सीरीज का अगर मैं पहला मेंबर लिखता हूं या फर्स्ट होमोलोग लिख लेता हूं, तो मैं उसमें CH2 कितनी भी बार जोड़ता जाऊंगा, तो मैं उसमें हर बार CH2 जब जोड़ूंगा तो उसका अगला होमोलोग यानी अगला मेंबर आता चला जाएगा। क्योंकि दो सक्सेसिव मेंबर या दो क्रमागत सदस्य जो हैं किसी भी होमोलोगस सीरीज के लिए, उसमें हमेशा कितने का डिफरेंस होता है? CH2। तो सवाल पूछने वाला किस तरीके से सवाल पूछ सकता है, इसको भी देखना है। हटाया जाए इसको, आइए सर लिखिएगा, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ write down the structure of second homologue of आइसोप्रोपिल सीरीज, या आइसोप्रोपिल, पूरी बात अगर करें तो ईथर सीरीज। अब इस प्रकार की कोई सीरीज तुमने पढ़ी नहीं है, बना लो, सवाल लिख लो पहले। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड होमोलोग ऑफ आइसोप्रोपिल ईथर सीरीज। चले भैया, अब हमको एक बात ये बताओ कि यहां पर जो सवाल में लिखा है, सबसे पहले उससे क्या पता चलता है? क्या होना चाहिए? ईथर। और ईथर के एक तरफ क्या लगा होना चाहिए? आइसोप्रोपिल। यानी कि क्या आइसोप्रोपिल ये वाला ग्रुप होता है?
तो इसका मतलब है ये तो फिक्स हो गया, ये पोर्शन तो ईथर में इसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं इस सीरीज का पहला मेंबर लिखूं यानी फर्स्ट होमोलोग लिखूं, तो पहला मेंबर अगर मैं इस सीरीज का लिखूंगा तो मुझे बताइए जरा, क्या ऑक्सीजन के एक तरफ ये आइसोप्रोपिल वाला पोर्शन फिक्स हो गया है? बोलो बेटा। तो इसका मतलब है कि ईथर के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। तो यहां हमें कितने कार्बन लगाने पड़ेंगे और हमारा काम हो जाएगा? एक कार्बन, तभी तो ईथर बनेगा। तो अब अगर इन्होंने पूछा है सेकंड होमोलोग, तो क्या हमको ये पता है कि हर होमोलोग पीछे वाला जो भी है उससे अगर हमें उसका अगला होमोलोग चाहिए तो हमें उसमें क्या ऐड कर देना पड़ता है? CH2। लेकिन ये CH2 हम किस तरफ ऐड करेंगे? क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो तो उसने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। इसका मतलब CH2 इधर ही जोड़ेंगे। तो अगर इधर CH2 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 O CH CH3। कल को बेटा अगर वो थर्ड बोलता तो इधर एक CH2 और जोड़ देते। लेकिन मेन लड़ाई क्या है, क्या निकालना? फर्स्ट होमोल। क्लियर है? बना लीजिए। तो कोई भी होमोलोगस सीरीज अगर वो देता है तो उसमें ये नहीं सोचना है फिर कि यार ये होती है कि नहीं होती। आपको अपने बेसिक्स पर रहकर काम करना है। यानी होमोलोगस सीरीज का जो फंक्शनल ग्रुप है वो बनाइए, जो चीज उसने फिक्स करने को बोली है वो फिक्स कर दीजिए और उसका पहला मेंबर बना लीजिए। फिर कोई भी मेंबर पूछे तो उतने CH2 जोड़ दीजिए। कैसा फंडा है? अगला है जो आपको बनाना है सेकेंड होमोलोग ऑफ एथिल कीटोन सीरीज। सेकेंड होमोलोग ऑफ एथिल कीटोन सीरीज। चला जाए? सही है, बनाया सर। अब पहले ये बताओ क्या चीज है जो फिक्स करने के लिए बोली जा रही है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? कीटोन। उसके एक तरफ क्या होना चाहिए? बना लीजिए सवाल में, इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। एथिल फिक्स हो और फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो। जरा ये बताओ क्या कीटोन वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो देखने में कुछ ऐसा नजर आता है? RCO R टाइप का। दोनों तरफ बेटा क्या होता है? कार्बन चेन होती। तो अब ये बताइए उसने क्या फिक्स कर दिया है एक तरफ? एथिल यानी C2H5। तो हमें ये बताओ अगर मैं इसका पहला मेंबर लिखता, पहले शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट होमोलोग जब लेंगे क्या यहां कम से कम
एक कार्बन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, तो इसका मतलब ये इसका कौन सा मेंबर होगा? फर्स्ट मेंबर। अगली कहानी, इसी के रिस्पेक्ट में जब हम इसका क्या लिखेंगे? सेकेंड होमोलोग। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में क्या जोड़ने भर से हमारा काम हो जाएगा? CH2। आपके मन में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि हम वो CH2 कहां जोड़ें। सवाल पूछने वाला पहले ही फिक्स कर देता है। उसने कहा है एथिल कीटोन सीरीज, यानी हर हालत में एक तरफ एथिल लगा होना चाहिए, ये फिक्स रहेगा। CH2 आप इस साइड जोड़ो, देखने में दोनों तरफ बराबर ही नजर आएगा। तो CH3 CH2 CO C2H, ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके के सवाल कराने के पीछे का रीजन ये है कि आपको ये भी समझ में आए कि हाँ यार, मामला ऐसे भी काम करता, ठीक है ना। जो आपने पढ़ा है वो रटा है, और हमने होमोलॉगस सीरीज को आधार मान के कुछ नई सीरीज के फॉर्मूले आपसे जनरेट। क्लियर है मामला? अब ये बताओ, इस तरीके के सवालों में केवल और केवल एक ही बात काम की है। पहला, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्या चीज फिक्स करनी है, पहला मेंबर कैसे आएगा। उसके बाद अब हमसे कोई भी मेंबर पूछो, हम उतनी बार CH2 छोड़कर वो मेंबर बना सकते। ठीक बात है। तो हम लोगों ने पहला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल। क्लियर है मामला? अगला पोर्शन है, अगला हेडिंग डालिए, हटाया जाए इसको। अगला हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड on the basis of कार्बन चेन। किसे आधार मानेंगे अब हम? कार्बन चेन को। यानी चेन के आधार पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग किया जा सकता। और इसमें यार बड़ा समस्या है, जैसे एनसीईआरटी में है तो बड़ा आगे पीछे दिया हो, टेंशन नहीं लेनी है। मैंने क्या बोला है, एनसीईआरटी आपको लानी इसलिए है कि रखे रहोगे तो पता रहेगा जाना कहां तक है, और जो कुछ उसमें लिखा है उसका सिस्टमैटिक वे हम आपको पढ़ा रहे हैं। कि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो फिर आप उसमें से कहीं से भी कुछ पढ़ेंगे तो आपको समझ, उसमें चीजों को समझाने के हिसाब से नहीं लिखा है। अब सर ये बताइए, कार्बन चेन पहले जो तुम्हें पता है, कार्बन चेन कैसी होती है? या तो ओपन होगी या साइक्लिक। तो मैं तुम्हारे हिसाब से अगर लिखूं तो क्या मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब पहले ब्रेक करने की बात आएगी तो या तो वो ओपन चेन होगा, या तो वो ओपन चेन होगी, और या वो साइक्लिक होगा। बना लीजिए। ठीक बात। अब यहां सारा खेल मालूम है क्या है? सारा खेल नामों का है। मतलब नाम ऐसे तुम्हारे सामने लिखे मिलेंगे कि तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। कैसे खराब कर देंगे? अच्छा ये बताओ, अगर ये ओपन चेन है तो क्या ये क्लोज चेन है? बोलो भैया, नाम से फंसने की जरूरत नहीं है। अगर ये साइक्लिक है तो क्या हम ओपन चेन वाले को असाइक्लिक बोल सकते हैं? ध्यान रखिएगा, ये नाम क्या बोल सकते हैं? असाइक्लिक। और एक नाम और याद रखना, ओपन चेन वालों में ही एक टर्म आता है एलिफेटिक। क्या आएगा? एलिफेटिक। बना लीजिए। एलिफेटिक, असाइक्लिक और ओपन चेन।
बनाया सर? चलो भैया, अब हम इसको जरा थोड़ा डिफरेंशिएट करें। तो अगर मैं बात करूंगा तो एलिफैटिक असाइक्लिक या ओपन चेन दो भागों में डिवाइडेड है। पहला सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। बना लीजिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अगर मैं इस चेन के लिए, ओपन वाले के लिए x का प्रयोग कर रहा हूं, तो मैं यहां पे इसको डिनोट कर देता हूं x1 से और इसे डिनोट कर देता हूं x2 से। क्या बात समझ में आती है? कि लिखना आसान हो जाए थोड़ा। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हिंदी में बेटा सैचुरेटेड मतलब संतृप्त और अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही केवल आपको उसका शब्द पता है, उसका मतलब पता होना जरूरी है। कोई बता सकता है सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड क्या होता है? और बीच में कहीं किसी और के साथ डबल बॉन्ड हो तो चलेगा? वो अनसैचुरेटेड में आ जाएगा। ये गलत है। आइए, मिल गई शांति? अब इधर आओ। साइक्लिक या क्लोज चेन। भाई हम तुम्हारा वाला मामला पहले ही बता दे रहे हैं ना, क्यों गलत है अभी वो भी प्रूफ कर देंगे। साइक्लिक या क्लोज चेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या क्या मामला है? पहला, इसे बोला गया होमोसाइक्लिक। क्या टर्म आया? होमोसाइक्लिक। और इधर बोला गया हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के लिए कुछ टर्म यूज किए गए, इसी को कहा जाता है आइसोसाइक्लिक भी। क्या कहते हैं भाई? आइसोसाइक्लिक। इसी को कहते हैं कार्बोसाइक्लिक। क्या कह सकते हैं? कार्बोसाइक्लिक। बना लीजिए सर। कार्बोसाइक्लिक बोलो, आइसोसाइक्लिक बोलो या होमोसाइक्लिक। ठीक बात। तो अगर मैं इसे y मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? y डिनोट करने के लिए, तो क्या मैं इसे y1 बोल सकता हूं? और इसे मैं y2 बोल सकता हूं। मतलब y1 y2 से समझ जाओगे कि साइक्लिक वाले की बात का है ना। अब जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बोसाइक्लिक हो, होमोसाइक्लिक हो, या आप इसे आइसोसाइक्लिक बोल सकते हैं, इनको फर्दर दो भागों में दोनों को डिवाइड किया। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ऐसे ही इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वही सेम एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अच्छा बस एक बात समझ लेना, जब नाम की बात आएगी तो इसे क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड या हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। क्लियर है? तो बेटा ये Y1 से आए हैं तो इसको हम Y11 बोल दे रहे हैं, इसको हम Y12 बोल दे रहे हैं। ये Y2 से आया है तो इसे हम Y21 बोल दे रहे हैं, इसे Y22 बोल दे रहे हैं। नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है कि बात करना आसान हो जाए।
तो ये क्लासिफिकेशन है सर। एनसीईआरटी में इससे कम ही लिखा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक बात है ना। और ये करेक्ट क्लासिफिकेशन है कि अगर कार्बन चेन के आधार पे आप डिफरेंशिएट करें तो आपको इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, अब एक एक टर्म को पकड़ लेते हैं। पहला टर्म क्या है? एक्स, यानी एलिफेटिक, असाइक्लिक या ओपन चेन। क्लियर है मामला? तो कॉपी में पहला हेडिंग डालो एक्स। खुद ही समझदार हो, एक्स को क्या बोलोगे? ओपन चेन या एलिफेटिक किसको कहते हैं? ठीक बात है ना, कि बार बार इतना लिखाए नहीं सकते। लिखिएगा, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्स के लिए लिखिए, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव, those organic compound which have open chain of carbon atoms, which have open chain of carbon atoms, कॉमा लगा के लिखना, these are also called, these are also called, इन ओपन चेन वालों को और क्या कह सकते हैं? These are also called aliphatic compounds. These are also called aliphatic compound because initially they were obtained from, because initially they were obtained from, they were, WERE, obtained from एलिफर। किससे निकाले गए? एलिफर से। एलिफर मतलब वो कंपाउंड जिनमें क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। उनसे जो निकला उसी को क्या बोला गया? एलिफैटिक कंपाउंड। क्लियर है मामला? मतलब सुनो, एलिफैटिक कंपाउंड अगर केवल लिखा है तो इसका मतलब है कि ओपन चेन के कार्बन कंपाउंड होने चाहिए। बोलो सर, उन सबको हम क्या बोलेंगे? एलिफैटिक। क्लियर है मामला? या उन्हीं को हम ओपन चेन बोल सकते हैं या उन्हीं को हम असाइक्लिक बोल सकते हैं, यानी जो साइक्लिक नहीं है। पहला पॉइंट X1, एक एक करके हम लिखाते चल रहे हैं। मामला समझ में आ रहा है आपको? अगला है बेटा X1। X1 बोलो यहां क्या है? सैचुरेटेड वाला X1। लिखिएगा, द एलिफैटिक कंपाउंड्स, द एलिफैटिक कंपाउंड्स which have all C single bond C, which have all C single bond C, यानी जिसमें कौन से बॉन्ड पाए जाएं? C सिंगल बॉन्ड C। अब सर उन्हें हम क्या बोलेंगे? X1 यानी एलिफैटिक सैचुरेटेड कंपाउंड या असाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड या ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। समझ में आ रहा होगा ये क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्योंकि नजर आना चाहिए तुमको। अब बेटा जरा तुम मुझे बताओ, मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं वो है या नहीं है? इसके एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3
COCH3 और CH4, ये चारों के चारों क्या सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड हैं? हाँ बिल्कुल है। एक बात सुनना, वो कह रहा है कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल, तो वो सिंगल है। दूसरे एलिमेंट के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला समझ में आया या नहीं आया? हमारे तुम्हारे दिमाग में एक बात क्या चलती है कि सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। आपको ये भी याद रखना है कि अगर कार्बन कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हम उसे किस कैटेगरी में लेंगे? सैचुरेटेड। क्लियर है मामला? अच्छा एक बात और, तुम ये कहोगे सर मीथेन में तो कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, तो मीथेन जैसे 0 डिग्री नहीं होता है 1 डिग्री होता है, वैसे बेटा एक कार्बन का है तो सिंगल ही बॉन्ड है सारे। बोलो, तो एक कार्बन है तो वैसे भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल नहीं हो। ये आंसर क्या है? ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर होता है सर, सैचुरेटेड वाला पोर्शन। ठीक बात। अनसैचुरेटेड में क्या होगा? कम से कम एक C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C होना। हटाएं इसको, अगला हेडिंग डालिए X2। और आप जरा पूरी बात लिखिएगा। X2 आप हेडिंग डाल लीजिए अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक बात। इसी को कह सकते हैं ओपन चेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इन्हीं को कह सकते हैं असाइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। नाम से बिल्कुल भी वो नहीं करना है, और ये चार्ट कहीं कोई नहीं पढ़ाता है किसी, क्योंकि वो लगता है कि फर्जी बना हुआ है। फर्जी अर्जी नहीं बना हुआ है, या तो यहीं सीखोगे या पूरे साल परेशान रहोगे कि असाइक्लिक और एलिसाइक्लिक एक है या अलग अलग है। अलग अलग है, साफ दिखा। ठीक बात, लिखिएगा। द एलिफेटिक कंपाउंड्स विच हैव the aliphatic compounds which have at least one C double bond C, कॉमा C ट्रिपल बॉन्ड C। कम से कम एक C डबल बॉन्ड C हो या C ट्रिपल बॉन्ड C। क्लियर है मामला? तो हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O। चले भाई, इसको हम अनसैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड या अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड, बोलो भैया, या अनसैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड इसलिए बोल रहे हैं। गौर से सुनना दोस्त, यही विकेट गिर जाता है, बड़े बड़ों का गिर जाता है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है।
ये टिक मैंने इसलिए लगाया है कि सी डबल बॉन्ड ओ से हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम इसे देखकर अनसैचुरेटेड नहीं बोल रहे, हम सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी को देखकर। क्लियर है मामला? बना लीजिए। क्या हो गया है? हाँ, परेशान नहीं होना है, सुनना है आराम से। बात समझ में आ रही है? आएगा, मुंह नहीं बनाया जाता है। हाँ, अभी हम मुंह बना के पढ़ाए तो अच्छा लगेगा? बोलो, पढ़ाई किसको अच्छी लगती है? हम ऐसे कहें इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो तुम कहोगे यार समझाता सही लेकिन मुंह बना रहा, मजा नहीं आ रहा है। खाना, खेलना, पढ़ना, दुनिया का कोई भी काम अगर आप खुश होके नहीं कर रहे हैं तो वो काम तो हो सकता है लेकिन वो काम सबसे बेहतरीन काम नहीं हो सकता। हर हालत में खुश होना है। अब तुम एक बात सुनना, जैसे यहां हर टीचर आता है, एक छोटी सी बात तुमको बताते हैं, जीवन में काम आएगी तुम्हारे। क्या ये बताइए 365 दिनों में हम लोगों को कोई समस्या नहीं होती हो? भगवान है हम लोग, गलत कह रहे हो तो बताओ। लेकिन क्या इतने दिन से आ रहे हैं, किसी भी दिन ये लगा तुम्हें कि तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती चिड़चिड़ा रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकाल रहे हैं? नहीं सर, क्लास में आते ही चढ़ते ही नॉर्मल उसी बिहेवियर में आ गए, सारी समस्याओं को पीछे छोड़ के आते हैं। क्यों मालूम है? जो काम आपको सबसे बढ़िया आता है कि जीवन भर आपको आपकी समस्याओं से भी बचाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, मैं अपनी बात करता हूं। जब मैं बहुत परेशान होता हूं, जब चीजें मेरे हाथ में नहीं होती, कई बार होती है बहुत सारी चीजें, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, मैं उस टाइम पर क्या करता हूं? बहुत सीधा फंडा है, कॉपी किताब उठा के, बात समझे, जितनी कॉपी किताबें हैं उठा के, रजिस्टर पेन दुनिया भर की चीज सब रख के, कमरा बंद, और 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे चुपचाप मैं पढ़ता रहता हूँ, नोट्स बनाता रहता हूँ, मोबाइल मोबाइल किनारे फेंक देता हूँ कैसे तैसे में गया। और जब 2 4 5 घंटा मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ के जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ। समस्या वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन अब मैं खुश होकर उसको डील कर, और फिर कोई ना कोई समाधान भी मिल जाता है। तो मैं परेशान नहीं होता, मैं मोबाइल पे रील नहीं देखता हूं सर, क्योंकि रील देखूंगा पता नहीं क्या, क्योंकि मुझे जो काम आता है, मुझे ये समझ में आता है उस 5 घंटे में। क्योंकि देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है, जब आप खुद से पढ़ते हैं ना, खुद से लिखते, तो मुझे लगता है यार आज मैंने देखो 20 क्वेश्चन ये बनाए हैं, इतने में तो मैं फाड़ दूंगा सबको। तो वो मुझे अंदर से एक खुशी महसूस हो, क्योंकि वो मेरा काम है। ये आपको देखना है कि आप अपना प्रेशर किस तरीके से रिलीज कर सकते। इसीलिए, और आप क्या करते हैं, आप इसका जस्ट उल्टा करते हैं। जब आप टेंशन में होते हैं तो आप पढ़ाई पहले छोड़ दें, आप पढ़ाई पहले छोड़ दें। एक छोटा सा काम है सर, दिन में 24 घंटे होते हैं, कोई मामला हमारा तय नहीं है, बात समझना, लेकिन हमारा एक मामला तय है। क्या? डेट बदलने से पहले, बात समझ रहे हो, डेट बदलने से पहले 1 घंटा जरूर एकांत में बैठ के पढ़ेंगे जरूर। और भगवान की दया से आज तक वो दिन नहीं आया कि वो 1 घंटा हम निकाल ना पाए। कई बार हुआ है कि रात पार्टी करने के, बात समझ रहे हो, सुबह 4 बजे उठकर 1 घंटा पढ़ के फिर सो गया, कि मुझे अपना वो तोड़ना नहीं है। यहां से मैं कहीं बाहर जा रहा हूं दोस्तों के साथ, तो मैं बैग में कॉपी किताब रखे हूं, मैं गाड़ी में अपना खोल लिया, अब वो अपना मस्ती आ रहा है, मैं अपना काम कर। कह रहे साले तुम कहां जा रहे हो पढ़ने, अब कौन सी क्लास लेने जा रहे हैं? हम तुम नहीं। तो अब वो लोग भी जान गए कि ये साला पढ़ेगा जरूर 1 घंटा। हमसे कहते तुम करते क्या हो? हमने बम बनाते।
उसका रीजन ये नहीं कि मैं भूल जाऊंगा, भूलने वाला कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे रोज 1 घंटा इसलिए पढ़ना है कि मैं जिनका भविष्य बनाने जा रहा हूं वो भरोसा हमारे अंदर भी तो होना चाहिए। ये नहीं कि अपग्रेडेशन में जितनी चीजें हैं जहां है वहीं रख देते हैं, नहीं सर, वो अपग्रेड करते जाना है कि अगर हम करते जाएंगे तो तुम्हारे लिए चीजें आसान कर ले। और हर टीचर का एक ही नियम है, मैं तो साफ बोलता हूं कि उस दिन मैं अपने आप को बोलने लगूंगा कि मैं एक कंप्लीट टीचर बन गया हूं जिस दिन मैं जितनों को पढ़ाऊं सारे के सारे कहीं ना कहीं बढ़िया जगह सेलेक्ट हो। और मैं बच्चे की क्वालिटी पे नहीं काम करता, टीचर बच्चे की क्वालिटी से काम करेगा तो कभी नहीं कर पाए। हमारा काम जो सबसे बेकार बच्चा है, बेकार इन द सेंस जिसको रिसोर्सेज नहीं मिले थे, जिसको चीजें अच्छी नहीं मिली, उसको भी उठा के उन्हीं के बराबर खड़ा कर देना है जिनको चीजें मिली थी फिर भी वो पढ़ रहे हैं। और कंपटीशन एक ऐसी चीज है जो छलांग मारेगा वो बाहर निकल जाएगा। इसके लिए हर टीचर प्रयास करे, हम अपनी बात नहीं करें, सारे टीचर्स प्रयास करें, कोई किसी भी कोचिंग में पढ़ा रहा हो। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आपको भी उतनी ही मेहनत हर समय करते रहे। अगर आप वो काम करेंगे तो करेगा, कई बार होगा चीजें कठिन होंगी, आने दो यार। अगर कठिन चीज आई है तो आप ये मान के चलिए, ठान के चलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला है, कोई बच्चा तेज या धीमा नहीं होता है, इंसान की मेहनत ये बताती है कि वो कितना तेज है और कितना धीमा है। हो सकता है ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है, आपको चीजें 15 मिनट में समझ में आ जाती हैं। हो सकता है आपका दिमाग थोड़ा मोटा है, बुरा ना मानिएगा, मोटी बुद्धि है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 घंटे काम करिए, आप बराबर आ जाइए। और इस बात को एक्सेप्ट करिए कि अभी हमारा मामला गड़बड़ है, उस दिन का वेट करिए कि चीजों पे काम करिए। एक छोटी सी कहानी है, दो लकड़हारे एक ही गांव के एक साथ जाते जंगल और पेड़ काटते। तो एक लकड़हारा सुबह से लेकर रात तक, मतलब शाम तक, पूरा दिन भर लगा रहता बेचारा। बस एक टाइम खाना खाने एक टाइम अपना बैठता, खा पी के फिर शुरू हो जाता। और दिन भर में वो मतलब बड़ी मेहनत करता तब जाके 8-10 पेड़ काट पाता। दूसरा लकड़हारा वो ये देखता कि ये आराम से 18-20-25 पेड़ काट देता। खाना खाते समय एक टाइम पे उसने पूछा, यार ये बताओ, मेहनत तो यार हम भी कर रहे हैं और हम तुम्हारे आधे के बराबर भी काम नहीं कर पा रहे हैं, और तुम 18-20-25 पेड़ काट देते हो, ऐसा क्या करते हो? दिन तो दोनों के बराबर है। कहते तुम दिन भर क्या करते हो? बोले पेड़ काटते हैं। बोले हाँ। उसने पूछा तुम दिन भर क्या करते हो? बोले दिन में मान लो जैसे 10 घंटे हैं। बोले हम 9 घंटा धार लगाते हैं सारी कुला, 1 घंटा केवल पेड़। तो डिपेंड ये भी करता है जिससे जो आपका हथियार है उसको आप कितना एक्टिवेट करके चल। बोला पेड़ 1 ही घंटा काटते हैं, 9 घंटा धार लगाते हैं। वही काम आपको भी करना है कि अभी शुरुआत में थोड़ा मेहनत करते जाइए, फिर धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि जब चीजें इतनी शार्पन हो जाएंगी कि आप चीजों को बढ़िया से समझने लगेंगे। और कोई भी सब्जेक्ट को अगर आपको पढ़ना है तो बड़ा सिंपल तरीका है, बिल्कुल अपने गांठ बांध लीजिए उसको। क्या फिजिक्स में मामला गड़बड़ चल रहा है, साला जहां बैठते हो वहीं कागज में लिख के लगा लो, बाथरूम में लगा दो एक कागज, फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स नहीं आती या फलाना चैप्टर नहीं आता, जहां से गुजरो वो दिखे। मोबाइल में स्टेटस लगा दो, आजकल तो फोटो खींच के स्टेटस लगा दो। मोबाइल से ज्यादा आदमी अपनी शक्ल नहीं देखता है जितना मोबाइल देखता है, उसमें लगा दो। बार बार वो चीज हिट करनी चाहिए कि ये, और उसको पढ़ना है। जो नहीं आता है उसे ज्यादा पढ़ा जाता है, आप उल्टा काम करते हैं। आप क्या करते हैं, जो नहीं आता है उसको कम पढ़ते हैं, तो और कम आता है। एक प्रभाव है इंडक्टिव इफेक्ट, हिंदी में जिन्होंने पढ़ा होगा उसे कहते हैं प्रेरित प्रभाव, केमिस्ट्री में है। बोलो सर। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी एलिमेंट या ग्रुप लगा है तो वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो माइनस आई इफेक्ट, और देता है तो प्लस आई। लेकिन वहां एक नियम है, पहले कार्बन से दूसरे कार्बन तक आते आते 90% कम हो जाता।
कितने परसेंट? 90% उसका इफेक्ट समाप्त हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो सोच लीजिए कि एक तरीके से दूसरे कार्बन पर जितना बचा फिर उसका 90% और कम हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि चौथे कार्बन के बाद वो नजर नहीं आता, 4 कार्बन के बाद हम उसे जीरो कर। तो इसलिए चीजें टफ हैं तो रहने दीजिए, 2-4 बार पढ़िए। अब आप, आपकी जिम्मेदारी आज क्या होगी मालूम है? घर जाइए, जैसे इसको पढ़ लिया, जब घर जाना तो घर जाके एक पन्ना निकालो, एक पन्ना निकाल के अपने आप हेडिंग डाली, उसको 2 भागों में ब्रेक किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। 2 पार्ट में डिवाइड किया, और डिवाइड करते समय सीधा रटना नहीं है कि एक ओपन होती है और एक क्लोज चेन। फिर बोले यार जो क्लोज होती है उसी को साइक्लिक बोलो, जो ओपन होती है उसको असाइक्लिक या एलिफेटिक। फिर उसको 2 भाग में डिवाइड कर लिया, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। उधर गए, बोले यार साइक्लिक कंपाउंड में बताया था एक होमोसाइक्लिक होता है और एक हेट्रोसाइक्लिक होता है। जो होमो होता है बोले उसी को कार्बोसाइक्लिक या आइसोसाइक्लिक। फिर हर साइक्लिक वाले को 2 भागों में डिवाइड कर लिया, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। फिर उन टर्म्स के बारे में सोचा, लिखना कुछ नहीं है, क्या सोचा? सैचुरेटेड अगर लिखा है तो क्या होगा? बोले कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना है। अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है मामला? और फिर ये देखा कि याद रखना है कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए, कार्बन से जुड़े किसी अदर एलिमेंट के साथ है तो उससे इस पर कोई प्रभाव। क्या ये मामला क्लियर है सर? आ जाइए उधर, हेडिंग डालिए वाई, साइक्लिक या क्लोज चेन। वाई का मतलब समझ में आना चाहिए। वाई लिखो, ब्रैकेट में लिखो बेटा साइक्लिक या ऑब्लिक क्लोज चेन। लिखा सर? लिखिए दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव close chain of, closed chain of, closed chain of atoms which have closed chain of atom, एटम का क्लोज चेन, उन्हें क्या बोलेंगे? साइक्लिक। तुम खुद ही समझदार हो कि बंद होगा मामला। अब आ जाओ Y1, हेडिंग डालो होमोसाइक्लिक, आइसोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक। Y1 होमोसाइक्लिक ऑब्लिक आइसोसाइक्लिक ऑब्लिक कार्बोसाइक्लिक। ठीक बात? कुछ भी बताने से पहले सीधा फंडा समझो। होमो का मतलब सेम, आइसो का मतलब समान, एक जैसा। अगर साइकिल बनाने में, किसमें? साइकिल के बाहर से मतलब नहीं है। अगर साइकिल बनाने में सारे एटम कार्बन के हैं, किसके हैं? कार्बन के, तो क्या बोलेंगे? होमो, आइसो या कार्बो। कार्बो तो कभी लिखकर नहीं आएगा कि तुम्हें बता दे कि कार्बन से बनाओ, कोई मतलब ही नहीं है। तो लिखकर ज्यादातर क्या यूज करते हैं? होमोसाइकिल। तो लिखिएगा साइकिल कंसिस्ट, साइकिल कंसिस्ट of similar type of atoms, cycle consist of similar type of atoms, cycle consist of similar type of atoms और कार्बन एटम्स, और कार्बन एटम्स, सिमिलर एटम्स कोई क्या बोलेंगे? कार्बन एटम, कॉल्ड होमोसाइक्लिक, कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक बात? अब सुनते जाना जरा। एग्जाम्पल के रूप में अगर लिखें तो जहां कंसिस्ट लिखा है साइकिल कंसिस्ट, उसको अंडरलाइन कर, साइकिल कंसिस्ट को अंडरलाइन कर लो। अब हमको ये बताओ साइकिल कंसिस्ट का मतलब साइकिल बनाने वाले, क्यों भैया? अगर साइकिल जिन एटम से मिलकर बन रही है
वो सारे एटम सेम है तो हम क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक। और सेम का मतलब हमको क्या चाहिए? कार्बन। देखो जरा नीचे एग्जाम्पल लिख लो। क्या ये होमोसाइक्लिक है या नहीं है? बिल्कुल है सर। साइकिल जिनसे मिलकर बन रही है वो सारे एटम कौन से हैं? कार्बन। साइकिल जिनसे बन रही है वो सब कार्बन। बोलो भैया, बाहर क्या हो रहा है उससे अपने को कोई मतलब। साइकिल में डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। साइकिल बनाने वाले एटम से मतलब। ठीक बात है, पढ़ा भी चुके हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। चला जाए, अगला हेडिंग डालिए Y11। हटा दें इसको। Y11 एलिसाइक्लिक। Y11 एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब एलिफैटिक प्लस साइक्लिक। लिख लीजिए, एलिसाइक्लिक का मतलब एलिफैटिक प्लस साइक्लिक। और क्योंकि हम लोग इसको किसके अंडर में पढ़ रहे हैं? होमो। तो ये वाला जो एलिसाइक्लिक है इसमें हम क्या लिख देंगे? एलिफैटिक प्लस होमोसाइक्लिक। ये वाले एलिसाइक्लिक में क्या लिखेंगे भविष्य में? एलिफैटिक प्लस हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर है मम? एलिफैटिक का मतलब बताओ। जो एलिफर से निकले, जिनके अंदर क्या है? फैट से जो निकला। बोलो भैया। अब एलिफैटिक में सैचुरेटेड भी होता है और अनसैचुरेटेड, तो यानी कि वो प्रॉपर्टी साइकिल के अंदर भी आ जाएगी। तो लिखिएगा, द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स which have similar property, the homocyclic compounds which have similar properties with aliphatic compound, with aliphatic compound, similar properties with aliphatic compounds called alicyclic compounds, या बल्कि पूरा लिखना, कॉल्ड एलिसाइक्लिक ब्रैकेट में होमोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक भी हम किस में देख रहे हैं? होमोसाइक्लिक। अब सुनो इधर देखो, अंग्रेजी में फंसना नहीं है। क्या लिखा है जरा पढ़ो एक बार, बताओ मतलब हमको। नहीं मतलब बताओ, क्या मतलब है, तुम क्या समझे? तो क्या समझ में आया इससे? क्या मतलब है इसका? तुम्हारी समझ में क्या? कुछ नहीं। तो भैया बोलने में कोई शर्म नहीं है। सर हमको बाय वर्ड समझ में आया एलिफेटिक से मिलते जुलते हैं, लेकिन असलियत में हमें समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि हमको नहीं पता कैसे निकालते हैं। गलत बोल रहे हो तो बताओ, तुम बताओ। एलिफेटिक का मतलब बोलो। एलिफेटिक दो प्रकार का, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कह रहे हैं मिलते जुलते हैं, यानी जो बात उसने बोली बिल्कुल सही। साइकिल में सारे बॉन्ड अगर सिंगल हैं, क्या है? सिंगल, तो क्या हम उसे
एलिसाइक्लिक बोलेंगे लेकिन सैचुरेटेड वाला बोलेंगे। और अगर साइकिल में कार्बन कार्बन के बीच एक भी बॉन्ड डबल या ट्रिपल है तो हम उसे किस में बोलेंगे? अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। क्या बात समझ में आ रही है सर? आइए सर एग्जाम्पल के रूप में जरा ये दो बनाइए, एक ये बनाओ, एक ये बनाओ। क्या ये साइक्लिक है? हाँ है। क्या कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है केवल? हाँ है। यानी कि मैं इनको क्या बोलूंगा? बोलो मेरे लाल, एलिसाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड। बोलो भैया, एलिसाइक्लिक तो है कौन सा वाला है? सैचुरेटेड। फर्जी हाँ नहीं बोलना है, ये याद रखना सर। नहीं आता है क्लियर कट मुंह पे बोलिए कि हाँ ये आपने बोला है और ये आपने झिला दिया है सर, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। घुमा फिरा के ना पढ़ाते हैं ना घुमा फिरा के पूछेंगे तो तुम हमें बताओ, लेकिन जब हम तुम्हें क्लियर कट बता देंगे तो फिर इसके बाद हम तुमसे घुमा फिरा आंसर भी नहीं एक्सेप्ट करने वाले, क्योंकि जब हम एक एक बात क्लियर करके जा रहे, क्योंकि मुझे पता है कि मन में ये विचार आएगा कि बोलना बड़ा आसान है एलिफेटिक जैसा, फिर रट्टाफिकेशन ये कहता है कि एलिफेटिक मतलब जो एलिफर से निकलते हैं, एलिफर मतलब वसा या फैट से निकलते हैं। अबे तुम्हें क्या मालूम फैट क्या है? तुम घी और तेल के सिवा क्या जानते हो फैट में? बोलो यार, तुमको क्या मालूम फैट का मतलब? घी और तेल के सिवा तुमको पता है कुछ? क्या नहीं। और तुम कैसे निकाल लोगे उससे? तुम्हें तो कॉपी में कंपाउंड मिलेगा। जब चार कंपाउंड वहां मिलेंगे तो क्या उन चार कंपाउंडों में तुम देखकर ये बता पाओगे? कोई तुम्हें दिखेगा कि छूते ही पता चलेगा अच्छा है बड़ा चिकना है यानी ये एलिफेटिक है? बोलो भाई। तो याद रखना ये कौन सी वाली कैटेगरी में आया? सैचुरेटेड। अब आते हैं दोस्त अनसैचुरेटेड में, इसी के बगल में लिखते हैं, तो जरा देखिएगा और हमको बताइएगा। मान लीजिए आपके पास ये आया, दो डबल बॉन्ड लगा दो। मान लो आपके पास ये आया, यहां ट्रिपल बॉन्ड तो आएगा नहीं लेकिन डबल बॉन्ड तो मिलेगा। क्या ये बताओ साइक्लिक है? हाँ है। कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड, क्या दो दो है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यानी कि एलिफेटिक अनसैचुरेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों किस कैटेगरी में आ जाएंगे? अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। क्लियर है मामला? उतना नहीं पूछता है वो, लिखने को लिख सकते हैं। आप पूरा लिखना चाहते हैं तो मैं बता दूं, आप ये चक्कर में है कि वो पूरा लिख कर देगा होमोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या, ऐसा कुछ नहीं आएगा। वहां पूछेगा अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कौन सा है, तो आपको समझ में आना चाहिए। और सुन लो, फंसाने के लिए जरूर देगा, ये अनसैचुरेटेड नहीं है। सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का बेसिक सा मीनिंग है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं। क्लियर है मामला? आसपास कुछ भी दिख रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले साल नहीं, इधर सुनो, पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं, जेई वालों को भी पढ़ाते हैं यही चीज, समझ रहे हो? जब पढ़ाते थे तो बड़ा मुस्कुराते थे कि सर जी हमारे में नहीं आता है। जनवरी में भी आया, अप्रैल में भी आया, दोनों अटेम्प्ट में आया। और जब वहां से आए हैं तो बिल्कुल बिल्ला बने कि सर जी वो आप बता रहे थे एलिसाइक्लिक आ गया था, वहां कौन? हम कहा तुम ढूंढ पाए कि नहीं ढूंढ पाए? कहे नहीं सर हमने ढूंढ लिया। अब उसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो नहीं कर पाए हो, क्योंकि उस समय क्लास में उनको लगता है ये थोड़ी कोई पूछेगा। अच्छा लोग क्या रटते हैं एरोमेटिक कौन होगा? एरो, उसने साले ने पूछा क्या मालूम? एलिसाइक्लिक एरोमेटिक कौन? बात समझ में आ रही है कि नहीं? या कौन एरोमेटिक उसने बोला, और एक जगह सवाल, क्योंकि 8 पेपर होते हैं 10 पेपर होते हैं, एक जगह उसने पूछा कि कौन एलिसाइक्लिक नहीं है। तो अब वहां पे तुमको चीजें समझनी आनी चाहिए। तो क्या ये मामला क्लियर है सर? अगला हेडिंग, अब तुम्हें लग रहा होगा यार साइक्लिक भी हो गया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी हो गया, अगला टर्म है एरोमेटिक। हेडिंग डालिए Y12
एरोमेटिक ब्रैकेट में लिखना होमोसाइक्लिक, Y12 एरोमेटिक ब्रैकेट में लिखना होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक ब्रैकेट में लिखना होमो साइक्लिक। ठीक बात। इसे पढ़ाने से पहले एक टर्म है रेजोनेंस, जिसको हिंदी में पढ़ा है आपने अनुनाद। बोलो सर। और ये फिजिक्स में भी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के नाम से। क्लियर है मामला? ये पीछा तो तुम्हारा नहीं छोड़े। रेजोनेंस का मतलब बता दीजिए। आज कवर नहीं हो पाएगा तो चलेगा, लेकिन हम भगाएंगे नहीं इसको, जल्दी जल्दी नहीं झेला देंगे। रेजोनेंस का मीनिंग क्या है, बस हमको इतना बताओ। नहीं, अनस्टेबल भी हो जाता है, उल्टा हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। रेजोनेंस का मतलब होता है, बात को समझिएगा, कि किसी भी चीज का जाना और जैसे गया है वैसे ही पांव पांव वापस क्या कहलाता है? रेजोनेंस। और वो क्या चीज है? जैसे ये पानी की बोतल है, बात समझिए। ये बोतल हमने इनको पकड़ाई, पकड़ो, बगल वाले को देते जाओ, जल्दी फटाफट तुरंत वापस कर दो। ये रेजोनेंस है, वापस इन्हीं के पास आई। बात समझना, ठीक बात। तो पहला काम रेजोनेंस का जाना और अच्छा, एक छोटा सा काम कर, खड़ी हो जाओ तो ठीक, खड़ी हो जाओ, ठीक है। बुरा ना मानो, तुम भी चप्पल वो वाला है, सीट के ऊपर खड़ी। ठीक बात। नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम वहीं रहो, तुम ऊपर। सेम प्रोसेस दोहरा दो। हाँ हाँ, सेम प्रोसेस। अब क्या थोड़ी दिक्कत हो रही है? हो रही है ना? बैठ जाओ। और पहले आराम था। रीजन, दिस इज कॉल्ड कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब सारे एटम एक प्लेन में। अगर एक प्लेन में है तो मामला जल्दी जल्दी हो रहा था। अगर मैं इनसे कहूं जल्दी जल्दी बोतल दो तो ये बिना देखे दे देंगे। अरे बोलो ना यार, क्योंकि इनको मालूम है इनके दाएं या बाएं बच्चा बैठा है, यानी एटम मौजूद है। इसका मतलब रेजोनेंस करने की पहली शर्त क्या है? सारे एटम्स को कहां होना चाहिए? एक प्लेन में। अगर कोई इसी तरीके ऊपर और कोई इसी तरीके नीचे, और इसी में अगर हम एक आदमी से कह दें तुम बेटा लेट जाओ, तो बॉल ऐसे देनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा कि लो भैया तुम पकड़ो। और जब पकड़ा दोगे तो वो लेटा हो गएगा, कोई आके हमसे ले जाओ, हम खड़े नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब रेजोनेंस इंटरप्ट हो सकता है। रेजोनेंस का काम होता है क्या? किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक बात। अब ये बताइए, अगर ये चीज समस्या है, क्या है? मान लीजिए इस बोतल की जगह पर, कहानी समझिएगा, इस बोतल की जगह पर हम एक टोकरी में 4 ईंट रख के इनकी खोपड़ी पे रखते हैं। बात समझना। और हम इनसे कहें इसको रखे रहो खोपड़ी पे और क्लास पढ़ती रहो आराम। ठीक। एक दूसरा काम, हम एक शर्त आपको दें कि हमको ये मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये चाहिए कि जब हम पढ़ा रहे हो, हम जब भी मुड़े वो टोकरी हमें किसी ना किसी के सर पे नजर आनी चाहिए। तो ये क्या काम करना शुरू करेंगे? वो टोकरी पास कर देंगे और जाती जाएगी, वापस आती जाएगी।
यही प्रोसेस चलेगा। अब ये बताइए, पहली वाली सिचुएशन जिसमें इनको अपनी खोपड़ी पे ही रखना था, और दूसरी सिचुएशन जिसमें बगल वाले को दे सकते हैं और थोड़ी देर बाद वापस आएगा, तो कौन सी स्थिति में ये ज्यादा बेहतर फील करेंगे? दूसरी वाली। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने ज्यादा होंगे, क्या इनके लिए आराम उतना ज्यादा होगा? इसका मतलब रेजोनेंस, क्या अगर किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, चार्ज का मतलब होता है कि वो अनस्टेबल हो रहा है, चार्ज का मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब वो उस चार्ज को घुमा देगा, और अगर घुमा देगा तो क्या चार्ज मतलब वो टोकरी समझो, और मान लो कि यहां 100 लोग बैठे हैं, तो जैसे ही ये टोकरी बगल वाले को देंगी, क्या ये एक एक सेकंड भी अगर हर आदमी को लग रहा है, सुनते जाना, तो 99 सेकंड जाने में और 99 सेकंड वापस आने में भी 99 ही, क्योंकि जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस आता है। तो क्या 198 सेकंड तक ये अपने आप को न्यूट्रल फील करेंगी कि इनके ऊपर कोई दबाव, यानी रेजोनेंस क्या करता है? फायदा पहुंचाता है। अब सर, क्या जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतना ज्यादा रेजोनेंस होगा? यही काम 500 बच्चे के बीच में हो, तो क्या बगल वाले को दे के आराम से नीचे जाके पेटीज और कोल्ड ड्रिंक खा के वापस आया जा सकता है? क्योंकि ये पता है कि टोकरी वापस आने में आधा घंटा लगेगा, यानी कि वो आधे घंटे आराम से रिलैक्स फील कर। क्लियर है मामला? तो इसका मतलब रेजोनेंस करने के लिए सबसे पहली शर्त क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर मतलब एक प्लेन में हो, अगर एक प्लेन में नहीं है तो रेजोनेंस बीच में रुक जाए। क्लियर है मामला? तो वही चीज यहां पर है। एरोमेटिक क्या है? ये रेजोनेंस का एक पार्ट है। तो अब अगर मैं तुमसे कहूं कि रेजोनेंस केमिस्ट्री में क्या होगा, तुमने कहा टोकरी फोकरी में तो सीखा। केमिस्ट्री के हिसाब से अगर बात करें तो कहा जाता है कि डबल बॉन्ड, अभी के लिए अगर हम बात करें, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। क्या कहलाता है बेटा? कॉन्जुगेशन। तो इसका मतलब अगर कभी मुझे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नजर आया, तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि इस कॉन्जुगेशन से क्या हो सकता है? रेजोनेंस हो सकता है। हर बार हो ये जरूरी नहीं है। तो रेजोनेंस के लिए एक और चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी वो क्या है सर? कॉन्जुगेशन। उतार लीजिए, इसको याद रखिए। कॉन्जुगेशन मतलब बेटा एक जैसी चीजें थोड़े एक निश्चित टाइम के बाद या एक निश्चित पैटर्न के बाद वापस आती हुई दिखे। जैसे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो क्या एक सिंगल बॉन्ड के बाद वापस डबल बॉन्ड आ गया? फिर इसी के आगे अगर आए तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है। लेकिन जैसे ही आया 2 बार सिंगल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन टूट गया। क्लियर है मामला? कल हम लोग विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में ये बहुत डिफिकल्ट टर्म है सर, बार बार परेशानी होती है और दिमाग में रहता है कि हम क्यों सीखे, रटे तो रटना नहीं है। और ये जो मैंने बात लिखी है इसके बारे में थोड़ा विचार करिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि आपने 12वीं का एग्जाम दिया है, तो इसका मतलब आपने रेजोनेंस को डील भी किया है कहीं ना कहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कंजुगेशन अगर है तो रेजोनेंस हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% होगा। बोलो सर, कोई एक केस बता सकते हो ऐसा जिसमें कॉन्जुगेशन हो लेकिन रेजोनेंस ना हो? अरे पहले वो केस बता दें जो तुमको आता है। साइकिल में ही बात कर रहे हैं, इंजन की बात करते हैं। क्या कॉन्जुगेशन है? बोलो बेटा, क्या यहां पर कॉन्जुगेशन है? अगर कॉन्जुगेशन है तो मैं पूछूंगा क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है? तो जवाब है हाँ, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। बहुत रटा है तुमने। और रेजोनेंस हो रहा है तो इसका मतलब रेजोनेंस है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि
ये घूमते जा। ये एरो क्या बता रहे हैं? रेजोनेंस ये कहता है कि जहां डबल है वहां सिंगल कर दो, जहां सिंगल है वहां, तो इसका मतलब ये घूमते रहेंगे। तो अगर ये घूमते रहेंगे तो ये अपना एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे थोड़ी देर बाद। छोटा बना रहे हैं क्योंकि जगह कम है, ऐसा नहीं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक बात। तो क्या अब हम डबल बॉन्ड को बस पलट दें? तो इसका मतलब इन्हीं दोनों के बीच में खेल चल रहा है। बोलो बेटा। तो अगर इन दोनों बातों को सही से दिखाना है तो क्या हम ये दिखा सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है ये सभी कार्बन के बगल से गुजर रहा है? तो इसलिए यहां पर ऐसे ये डॉट डॉट करके दिखाया जाता है। डॉट डॉट बनाने में बड़ा समय लगता है, इसलिए नॉर्मली इसे इस गोले के रूप में दिखा। क्लियर है मामला? तो कल को कोई पूछे कि बेंजीन का करेक्ट स्ट्रक्चर, तो बेंजीन का करेक्ट स्ट्रक्चर ये। क्लियर है मामला? ये तो अल्टरनेट बॉन्ड है जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं दूसरे, ठीक बात। तो क्या ये कॉन्जुगेशन भी है और रेजोनेंस भी हुआ? अब सुनिएगा, हर बार साइक्लिक हो ये जरूरी? ये है सर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, रेजोनेंस में एक कहानी है क्या? बोतल दी थी तो बोतल किनारे तक गई है फिर वापस आई, यानी जहां तक कॉन्जुगेशन है वहां तक जाएगी और फिर वापस आएगी, बीच से वापस नहीं है। तो ये मान लिया हमने कि ये हमने रेजोनेंस कराया। अब इस रेजोनेंस में एक गलती है, क्या है? कॉन्जुगेशन तो है यहां पर, क्योंकि डबल बॉन्ड का अल्टरनेट पोजीशन पे पाया जाना क्या कहलाता है? कॉन्जुगेशन तो है। लेकिन यहां पर बेटा हम रेजोनेंस नहीं मानते, यहां पर हम रेजोनेंस नहीं मानते। रेजोनेंस इस वजह से नहीं है क्योंकि जो कुछ भी काम हो रहा है उसमें सहमति भी सबकी जरूरी है। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। और यहां ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जबकि दोनों ऑक्सीजन की तासीर यानी नेचर एक जैसा है, दोनों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये बर्दाश्त करेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए? नहीं सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो कई बार कॉन्जुगेशन होता है लेकिन रेजोनेंस। क्लियर है मामला? बना लीजिए बिटिया। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस आएगा और वहां एक्सेप्ट किया है तो माइनस आएगा। इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाएगा तो बिल्कुल रट मत लेना कि जब भी कॉन्जुगेशन होगा तब रेजोनेंस होगा। या लोग गलत याद करते हैं कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब रेजोनेंस। नहीं सर, पहले दो टर्म है, पहला टर्म है कॉन्जुगेशन, फिर दूसरा टर्म है रेजोनेंस। क्लियर है मामला? तो कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि रेजोनेंस है सर। तो थोड़ा सा एक बार जो आपने स्कूल में पढ़ा है उसको थोड़ा देख कर आइए, ठीक बात है सर। किसी भी बुक से कुछ भी देख लीजिए, थोड़ा बहुत देखिएगा, ज्यादा रट के आने की जरूरत नहीं है। प्लस एम माइनस एम थोड़ा सा देख लेना, ऊपर ऊपर बस मायने पता होने चाहिए जिससे कि आप उसका मतलब समझ पाए।